ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स जो हम कर चुके हैं, उसके बाद बारी आएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स की। एल्डिहाइड में जैसे हमने देखा था कि हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन की, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी जो ऑक्सीडेशन है एल्डिहाइड्स की वो करके देखी। तो कीटोन्स जो हैं ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो ऑक्सीडाइज होते नहीं है। क्यों नहीं होते? इसका रीज़न है बड़ा सिंपल, क्योंकि जब कीटोन की ऑक्सीडेशन करनी होती है, मैं सिंपलेस्ट कीटोन लिखा है मैंने ये बोर्ड पर, तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ए फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो इसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए यहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो कैपेबल नहीं होते कीटोन की ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो कीटोन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो जनरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही करते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट क्या बनेगा आफ्टर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो हम बता सकें, तो उसके लिए जब हम कोई इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे तो तब सबसे पहले इसकी इनोलाइजेशन होगी। तो हमने आइसोमेरिज्म में कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म पढ़ा था, तो वही चीज़ यहाँ पे होनी है। 1,3 माइग्रेशन होती है, यहाँ से प्रोटॉन ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा और पाई बॉन्ड नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा ये CH2। तो इस इनोल की फिर फर्दर आगे ऑक्सीडेशन होगी। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा एल्केलाइन KMnO4 हो या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस नाउ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल ब्रेक। तो ये हमने एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में भी देखा था कि जब हम इसमें एल्केलाइन KMnO4 डाल के हीट करें तो क्या होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर एक डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएगा और एक OH ग्रुप तो इसके साथ अटैच्ड है ही। फिर इधर CH2 ग्रुप जो है इसमें एक ऑक्सीजन लगेगी तो पहले बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड है तो इसकी रेडिली ऑक्सीडेशन हो जाएगी इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और एसिड बना है फॉर्मिक एसिड। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एल्डिहाइड ग्रुप अभी भी है, तो इसलिए इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस तरीके से हम अगर समझें ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कीटोन तब ये बेटर रहती है चीज। तो ऑक्सीडेशन विद बेयर्स रिएजेंट और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक इस तरह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे। बिल्कुल सिमिलर तरीके से अगर हम कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन देखें, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तब पोपॉफ्स रूल फॉलो होता है, और अगर हम इनोल बनाकर फिर ऑक्सीडेशन लिखें तो तब हमें जो पोपॉफ्स रूल है उसका कॉज भी पूरा पूरा क्लियर हो जाता है। जैसे ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन फॉलोज पोपॉफ्स रूल, ये वाला। तो इसके बारे में आप दो बातें लिख लो। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स follows Popoff's rule, according to which during oxidation of unsymmetrical ketones the keto group tends to stay with the smaller alkyl group.
द कीटो ग्रुप टेंड्स टू स्टे विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। जैसे अब इसकी अगर ऑक्सीडेशन करनी है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐड करें, तो अब कीटो ग्रुप जो है ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, पोपॉफ्स रूल के अकॉर्डिंगली इट टेंड्स टू स्टे विद द स्मॉलर और सिंपलर एल्काइल ग्रुप। कीटो ग्रुप के साथ यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एक है मिथाइल और एक है इथाइल। इन दोनों में से स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है मिथाइल। तो अकॉर्डिंग टू पोपॉफ्स रूल दिस कीटो ग्रुप विल टेंड टू स्टे विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। तो इसके मुताबिक जो प्रोडक्ट्स हैं अगर हम वो लिखें तो वो बनेंगे ये। एक तो इधर से बन गया इथेनोइक एसिड, और इधर भी दो कार्बन हैं, तो पहले इनसे बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, एसिटल्डिहाइड, और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। यानी कि अगर हम इस कीटोन की ऑक्सीडेशन करें तो हमें मिलेंगे दो मॉलिक्यूल इथेनोइक एसिड के या एसिटिक एसिड के, अकॉर्डिंग टू पोपॉफ्स रूल। अगर पोपॉफ्स रूल फॉलो ना किया जाए, यानी कि जो कीटो ग्रुप है ये जाए बड़े अल्काइल ग्रुप के साथ, तो तब एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 3 कार्बन एटम्स वाला, और एक ये CH3 से पहले बन जाएगी फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फॉर्मिक एसिड, और फिर CO2 एंड वाटर। पर हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो यही मिलते हैं इथेनोइक एसिड, कोई प्रोपेनोइक एसिड या CO2 और वाटर नहीं मिलते, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन है ये पोपॉफ्स रूल के अकॉर्डिंगली ही होनी है। अब इसका रीजन क्या है कि क्यों ये कीटो ग्रुप जो है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ ही रहना पसंद करेगा। जब हम इसकी इनोल फॉर्म बनाएंगे, इसकी इनोलाइजेशन करें, अगर हम, तो मैं ऊपर ही करके दिखा देता हूं आपको। पहले हम इस कीटोन की इनोल फॉर्म लिखेंगे जिसमें 1,3 माइग्रेशन होती है, तो यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा ऊपर ऑक्सीजन के पास। तो ये वाली इनोल बनेगी। अब अगर हाइड्रोजन यहां से जाए फर्स्ट कार्बन से, तो तब इनोल बनेगी ये वाली। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी इनोल दोनों में से ज्यादा बनेगी। तो बनेगी वही ज्यादा जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक में ये बहुत बार ये स्टेटमेंट बोल चुके हैं कि मोर स्टेबल ए प्रोडक्ट मोर रेडिली इट इज फॉर्म्ड एंड फॉर्म्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी। अब यहां पर देखो हमने हाइपर कंजुगेशन स्टडी की थी। डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को हम एलिलिक कार्बन बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन इस मिथाइल ग्रुप में से जो कार्बन के 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड्स हैं वो बारी बारी ब्रेक होंगे, तो 3 स्ट्रक्चर्स इस मिथाइल ग्रुप के कारण बनेगी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस मिथाइल ग्रुप के कारण बनेगी। तो 3 और 3 6 और एक स्ट्रक्चर ये खुद, यानी कि 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी इस ऊपर वाले इनोल की। और नीचे वाली इनोल में एलिलिक कार्बन है सिर्फ एक, और उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो 2 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और एक स्ट्रक्चर ये खुद, यानी कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं 3 और ऊपर वाली इनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं 7। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हों उतना ही वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए ऊपर वाला इनोल ही बनेगा, नीचे वाला जो इनोल मैंने लिखा था ये फॉर्म ही नहीं होगा या नेग्लिजिबल अमाउंट में फॉर्म होगा। फिर उसके बाद हम ऑक्सीडेशन करें तो अब प्रोडक्ट लिखना इजी है। डबल बॉन्ड हटाकर दोनों तरफ हम ऑक्सीजन लगा देंगे। तो एक तो बन गया इथेनोइक एसिड और एक बनेगा इथेनल या एसिटल्डिहाइड, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इनोल बनाकर जो ऑक्सीडेशन करें तो तब थोड़ी बेटर वे में रिएक्शन जो है वो समझ आ जाती है और पोपॉफ्स रूल का कॉज जो है
वो भी क्लियर हो जाता है, नहीं तो फिर थोड़ी सी मुश्किल बात होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कीटोन जो है वो थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस में होती है, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो तब जो ये पोपॉफ्स रूल है वो फॉलो होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हम पहले यूज कर चुके हैं, पहले हमने ये पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ी थी जिसमें हम क्लोरोफॉर्म बनाते थे या आयोडोफॉर्म बनाते थे फ्रॉम एसीटोन। तो इस केस में हम देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन ये प्रोसीड करती है तो इसमें सबसे पहले 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइट ये यूज होता है, ये बनता है आयोडीन और NaOH की रिएक्शन से। तो ये इधर Ci3 बना देगा और फिर साथ में जो NaOH बना होता है वो इसका हाइड्रोलिसिस करके आयोडोफॉर्म बना देता है CHI3 प्लस बाकी 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाता है, और साथ में 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस वाटर। ये सारी चीजें बनती हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन में। और इसमें आप देखो अगर तो ये बना है साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन ना सिर्फ पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स में यूज हुई बल्कि आगे एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आ गई, और फिर अगले चैप्टर में ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी कंसिडर होगी। तो इसीलिए ही जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट गिनी जाती है। पर हाँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं सिर्फ मिथाइल कीटोन्स। तो मिथाइल कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय दिस हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो आप लिख भी सकते हो बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन द मिथाइल कीटोन्स are oxidized to carboxylic acids having lesser number of carbon atoms as in the parent ketone। क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हो कि 3 कार्बन एटम थे कीटोन में और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें सिर्फ 2 कार्बन एटम होंगे। तो इस तरीके से जो स्टेपिंग डाउन दी सीरीज वाली बात यहां पर चलेगी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीज होंगे। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फिर पहले हमने ऑक्सीडेशन की विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उसके बाद ये हेलोफॉर्म रिएक्शन कर ली। फिर नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन है वो हम करते हैं ऑक्सीडेशन बाय सिलीनियम डाइऑक्साइड। सिलीनियम डाइऑक्साइड होता है SeO2। तो इसके साथ हम देखेंगे कि जो भी कीटोन्स हैं, कीटो ग्रुप के साथ एक मीथिलीन ग्रुप होना चाहिए। मीथिलीन ग्रुप हम CH2 ग्रुप को बोलते हैं। जैसे इधर CH3 ही था एसीटोन में, तो उसका मैंने एक हाइड्रोजन अलग करके लिख लिया ताकि हमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली कार्बन पे CH2 ग्रुप जो है वो क्लियरली दिखाई दे। तो इसमें अगर हम सिलीनियम डाइऑक्साइड ऐड करें तो तब जो ये मीथिलीन ग्रुप है CH2 ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ए कार्बोनिल ग्रुप, और सिलीनियम डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो जाएगी इनटू सिलीनियम
प्लस वाटर। अब ये हमने पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स में पढ़ा था एक कंपाउंड ग्लाइऑक्सेल कि अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी इधर हाइड्रोजन लगी होती तो इसको हम ग्लाइऑक्सेल बोलते। अब ग्लाइऑक्सेल का एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो इसलिए इसको हम मिथाइल ग्लाइऑक्सेल कहा करते हैं कॉमनली। तो दिस इज मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। इसी तरीके से हम अगर कोई और कीटोन भी यूज करें फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो जैसे ये है ब्यूटेन 2-ओन, तो इसमें अगर सिलीनियम डाइऑक्साइड हम ऐड करें तो जो भी कार्बोनिल ग्रुप के नेक्स्ट मीथिलीन ग्रुप है CH2 ग्रुप है वहां पर कीटो ग्रुप जो है वो बन जाएगा। और इस कंपाउंड में आप देख सकते हो एक CH2 ग्रुप ये है और एक इधर भी CH3 में CH2 तो है ही, तो दोनों तरफ ऑक्सीडेशन हो सकती है पर बेटर रहेगी इधर को, क्योंकि इस तरफ को अगर हम कीटोन बनाएं तो तब वो हाइपर कंजुगेशन के कारण और रेजोनेंस के कारण थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इस तरीके से ब्यूटेन 2,3 डाइओन ये वाला कंपाउंड हमें ऑब्टेन होगा। तो ऑक्सीडेशन विद बाय सिलीनियम डाइऑक्साइड भी हो गई, तो इसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं एल्डिहाइड्स की भी हमने कर ली और कीटोन्स की भी कर ली। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस खत्म होने के बाद अब हम करेंगे रिडक्शन रिएक्शंस। तो रिडक्शन रिएक्शंस आगे दो तरह की होती हैं, पार्शियल रिडक्शन यानी कि रिडक्शन टू अल्कोहल्स और कंप्लीट रिडक्शन यानी कि रिडक्शन टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस हैं रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं रिडक्शन टू अल्कोहल्स और पार्शियल रिडक्शन। रिडक्शन टू अल्कोहल्स और पार्शियल रिडक्शन। तो इसमें अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम यूज करें तो तब जो अल्कोहल्स हैं वो फॉर्म होती हैं। तो जो भी कोई एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड में अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करें लाइक हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, या हम यूज कर लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये इन रिड्यूसिंग एजेंट्स में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करें तो वो कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और जो कोई भी एल्डिहाइड हो वो रिड्यूस हो जाता है इनटू ए प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड्स हमेशा प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं और कीटोन्स जो हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल्स में रिड्यूस हुआ करते हैं। तो जैसे ये सिंपलेस्ट कीटोन है एसीटोन या प्रोपेनोन, तो अंडर सिमिलर कंडीशंस इसकी रिडक्शन होकर हमें एक सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन होगी। तो इसी तरीके से अगर हम बेंजल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो बेंजल्डिहाइड की रिडक्शन से हमें एक एरोमेटिक अल्कोहल मिलेगी। तो ये आया बेंजल्डिहाइड। इसमें अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करें तो तब हमें एरोमेटिक अल्कोहल यानी कि बेंजाइल अल्कोहल जो है वो मिलेगी।
दिस, तो इसको कहा जाता है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप अगर लगा हो तो इस ग्रुप को हम बेंजाइल बोलते हैं, और उसके साथ OH ग्रुप लगा है तो बेंजाइल अल्कोहल हो गई। अब यहां पर क्योंकि OH ग्रुप एक एलिफेटिक चेन के साथ अटैच्ड है तो इसलिए इसको अल्कोहल बोलते हैं, और साथ में जो ये एरोमेटिक रिंग भी है कंपाउंड में, तो इसलिए इसको एरोमेटिक अल्कोहल बोला जाता है। और फिर अगर रिडक्शन करनी हो तो ये हमने अल्कोहल्स में भी पढ़ा था कि वो क्रोटोन एल्डिहाइड की रिडक्शन की थी हमने, तब मैंने आपको बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो ना सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप बल्कि इथिलीनिक डबल बॉन्ड की रिडक्शन भी कर देता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो थोड़ा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिडक्शन नहीं कर सकता, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन करता है। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला अगर हम एल्डिहाइड यूज करें, इसको कहा जाता है सिनेमिक एल्डिहाइड। तो इसमें अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें तो वो कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन तो करेगा, यहां पर तो CH2OH ग्रुप बनाएगा ही, साथ में इस इथिलीनिक डबल बॉन्ड यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिडक्शन भी कर देगा। तो इस तरीके से यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक एरोमेटिक अल्कोहल होगी, लाइक दिस। तो 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ओल इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। और अगर हम इसमें थोड़ा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करें लाइक सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन तो कर देगा, पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिडक्शन ये नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से अब हमें जो अल्कोहल बनेगी मिलेगी उसको कहा जाएगा सिनामाइल अल्कोहल। ये तो यहां से हमें ये बात तो क्लियर हो जाती है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करता है। तो इस तरीके से हम ये स्टडी कर रहे हैं रिडक्शन टू अल्कोहल्स यानी कि पार्शियल रिडक्शन। तो पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन में हमने स्टडी कर लिया कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो रिड्यूस होते हैं इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स, और जो कीटोन्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं इनटू सेकेंडरी अल्कोहल्स। और फिर नेक्स्ट टाइप की जो रिडक्शन रिएक्शन है इसमें हम देखेंगे कि मिरवीन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन आती है एक। मिरवीन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन, और इसको हम कॉमनली MPV रिडक्शन भी बोल देते हैं। मिरवीन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन। तो इसमें हम कोई भी कीटोन ले लें अगर, तो कीटोन की रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये वाला कंपाउंड जो है इसका नाम आपने थोड़ा सुना होगा, ये है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप क्या है?
इस कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसमें से अगर हाइड्रोजन को लूज कर दिया जाए एज H पॉजिटिव आयन तो हमें मिल जाता है आइसोप्रोपोक्साइड आयन। इस आइसोप्रोपोक्साइड आयन को लिखा गया है CH, इसके साथ एक O लगा है और O के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और इधर इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स भी अटैच्ड हैं ट्वाइस। इस तरीके से आइसोप्रोपोक्साइड आयन को लिखा जाएगा, जो मैंने एरो के ऊपर ब्रैकेट में लिखा है। तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में जो ये सेकेंडरी अल्कोहल है ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी इनटू एसीटोन, और जो भी कीटोन है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू ए सेकेंडरी अल्कोहल। तो कोई मर्जी सिमेट्रिकल कीटोन हो चाहे अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू ए सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस रिडक्शन रिएक्शन को हम बोलते हैं मिरवीन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन या MPV रिडक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। तो बैकवर्ड रिएक्शन को कहा जाता है इसकी ओपन और ऑक्सीडेशन, जो हमने यूज की थी इन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो आप ये एक लाइन और लिख लो, द रिवर्स रिएक्शन is used for preparation of ketones and is called ओपेनॉर्स ऑक्सीडेशन। तो बैकवर्ड रिएक्शन को हम ओपेनॉर्स ऑक्सीडेशन बोलते हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन को हम MPV रिडक्शन बोला करते हैं। तो फिर इसके बाद जो सेकेंड टाइप की रिडक्शन है वो आएगी रिडक्शन टू पिनाकोल्स। पिनाकोल्स हम सिमेट्रिकल डाइओल्स को बोलते हैं, रिडक्शन टू पिनाकोल्स। तो ये एक बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें 2 कीटोन के मॉलिक्यूल जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन है ये। प्रोसीड कैसे करती है? बड़े सिंपल वे में हम देख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल कीटोन के हम यूज करेंगे। जैसे इस केस में मैंने 2 मॉलिक्यूल यूज किए हैं एसीटोन के, और इसमें हम मैग्नीशियम अमेलगम यूज करेंगे। अमेलगम होता है सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम इन मरकरी। तो मैग्नीशियम अमेलगम जब इसमें डाला जाएगा तो तब इसमें इस तरीके से साइक्लाइजेशन हो जाएगी। जो ये डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड एक फॉर्म हो जाएगा, और इन दोनों ऑक्सीजन के साथ जाके मैग्नीशियम अटैच हो जाएगा। फिर इसका अगर हम कर दें हाइड्रोलिसिस, इसमें वाटर ऐड करें, तो यहाँ पर दोनों जगह पर हाइड्रोजन लग जाएगी और मैग्नीशियम को 2 OH ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें एक सिमेट्रिकल डाइओल जो है वो मिल जाएगी। डाइओल होती है जिसमें 2 OH ग्रुप्स हों। तो ये एक सिमेट्रिकल डाइओल है। आप देख सकते हो कि इस बॉन्ड के जो लेफ्ट साइड पे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं बिल्कुल सेम चीज है ऑन दी राइट साइड। तो इसलिए ही इसको हम एक सिमेट्रिकल डाइओल या पिनाकोल बोलते हैं। तो इट इज ए सिमेट्रिकल डाइओल और पिनाकोल। तो जो रिडक्शन रिएक्शन हम कर रहे हैं, जो पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन हमने देखी कि सबसे पहली बात
कि जो एल्डिहाइड्स थे उनसे आफ्टर रिडक्शन बनी प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन की रिडक्शन से बन गई सेकेंडरी अल्कोहल। और फिर जो हमने कुछ स्पेशल इसकी रिडक्शन रिएक्शंस की हैं, जैसे मिरवीन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन, या फिर ये रिडक्शन टू पिनाकोल्स और सिमेट्रिकल डाइओल्स। तो बाकी रिएक्शन जो है वो तो थोड़ी सिंपल हैं, बस यही है एक जो रिडक्शन टू पिनाकोल है, जो एक बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। पार्शियल रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बाद हम करेंगे कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शंस, क्योंकि पार्शियल रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल्स फॉर्म हुई थी और कंप्लीट रिडक्शन करके हम उनसे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बनाएंगे। तो जैसे ये हम कहेंगे रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। पहले हमने पार्शियल रिडक्शन की, सेकंड है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। जिसको हम कंप्लीट रिडक्शन कहेंगे, क्योंकि इसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो नहीं हो पाएगी। कंप्लीट रिडक्शन, तो ये करने के भी आगे 3 तरीके हम करेंगे। सबसे पहला मेथड है रिडक्शन विद जिंक अमेलगम। रिडक्शन विद जिंक अमेलगम एंड HCl। तो इस रिएक्शन को कॉमनली क्लीमेंसन्स रिडक्शन कहा जाता है। क्लीमेंसन्स रिडक्शन तो किस तरीके से ये की जाती है? तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं एसिडल्डिहाइड की इथेनॉल, इसमें नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो यूज होगी, क्योंकि जिंक अमेलगम के साथ HCl जो है वो रिएक्शन करके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। जिंक अमेलगम में से जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनाएगी। तो ये डबल रिएक्शन हम यूज करके थोड़े ज्यादा नेसेंट हाइड्रोजन जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इससे कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी एल्डिहाइड की, और एल्डिहाइड से हमें हाइड्रोकार्बन या एल्केन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो एसिटल्डिहाइड से इथेन बन गई, तो ये कंप्लीट रिडक्शन हुई है, क्योंकि इसके फर्दर आगे रिडक्शन नहीं की जा सकती। इसी तरीके से अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड यूज करें, तो बेंजल्डिहाइड के केस में भी इसी तरह से अगर नेसेंट हाइड्रोजन हम ऐड करें विच इज प्रोड्यूस्ड बाय जिंक अमेलगम एंड HCl, तो इससे हमें मिल जाएगी बेंजाइल अल्कोहल which is an aromatic alcohol। बेंजाइल अल्कोहल। तो फिर इसी तरीके से बिल्कुल हम कर लेंगे आगे कीटोन की रिडक्शन भी। तो कीटोन यानी कि एसीटोन में अगर हम नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करें, तो नेसेंट हाइड्रोजन जो है ये बिल्कुल उसी तरीके से ही प्रोड्यूस होगी कि हम जिंक अमेलगम और HCl जो है ये कन्वर्ट करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, और नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो इस कीटोन की रिडक्शन करके इसको प्रोपेन में कन्वर्ट कर देगी।
प्लस एक मॉलिक्यूल हमें वाटर का मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो क्लीमेंसन रिडक्शन है, तो उस रिडक्शन से जो जिंक अमेलगम और HCl हम अगर यूज करें तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होकर एल्डिहाइड की या कीटोन की कंप्लीट रिडक्शन करके इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक था कंप्लीट रिडक्शन का तरीका पहला। इसके बाद हम सेकंड करते हैं बी पार्ट, दैट इज रिडक्शन विद हाइड्राजीन एंड KOH। हाइड्राजीन और KOH के साथ अगर रिडक्शन की जाए तब भी हमें हाइड्रोकार्बन ही मिलेगा, और इस रिडक्शन को हम कहते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन। अब ये रिएक्शन जो है ये किस तरीके से प्रोसीड करेगी, तो ये हम देखते हैं CH3 फिर आगे CH डबल बॉन्ड O। मैंने जानबूझकर इसको इस तरीके से लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड किस तरीके से करेगी। तो ये लिया हमने हाइड्राजीन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर एडिशन होगी एक वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के बाद। जो हाइड्राजीन है ये इधर एल्डिहाइड वाले जो मॉलिक्यूल था उसमें फिट हो जाएगी, तो हमें एक ये इंटरमीडिएट मिलेगा जिसमें अब KOH डाल के अगर हम हीट करें थोड़ा तो बीच में से यहाँ से नाइट्रोजन जो है वो लूज हो जाएगी और हमें मिलेगा इथेन प्लस नाइट्रोजन। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहाँ पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है या एसीटोन है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर इसी रिएक्शन को थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, यानी कि जो दो स्टेप्स हैं इस रिएक्शन के वो इकट्ठे लिखने हो, तो हम वो भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि जैसे ये बेंजल्डिहाइड आया तो इसमें पहला स्टेप है हाइड्राजीन की एडिशन। तो पहले स्टेप में हाइड्राजीन ऐड की और दूसरे स्टेप में KOH डाल के इसको हीट किया, तो हमें जो एंड प्रोडक्ट है वो मिलेगा टोलुइन प्लस नाइट्रोजन। तो इस तरीके से भी हम रिएक्शन को लिख सकते हैं, प्लस वाटर भी एक बनेगा। जो पहले स्टेप में ये मैंने एरो के नीचे लिखा था वाटर लूज हुआ, तो इस तरीके से भी रिएक्शन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और जिस तरीके से ये एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स रिएक्ट किए, बिल्कुल सिमिलर वे में कीटोन्स भी रिएक्शन ये शो करेंगे। जैसे मैं सिंपलेस्ट कीटोन यानी कि एसीटोन की एग्जांपल लेता हूँ, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे हाइड्राजीन और फिर KOH डाल के इसको थोड़ा हीट करेंगे, तो एसीटोन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इसमें ऐड की पहले स्टेप में मैंने हाइड्राजीन, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएगा। तो हमें जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिला दैट विल बी दिस। और फिर इसमें अगर हम KOH डाल के हीट करें तो तब हमें मिलेगा एक मॉलिक्यूल प्रोपेन का और नाइट्रोजन। बीच में से बस N2 जो है वो गायब हो जाता है मॉलिक्यूल।
तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस कीटोन में 3 है और जो एल्केन बना उसमें भी 3 है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में कोई चेंज नहीं हो रही। बस इतना ज़रूर है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसकी कंप्लीट रिडक्शन इनटू ये जो एल्केन है वो हो रही है। तो ये सेकंड जो रिडक्शन थी वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इसके बाद जो लास्ट रिडक्शन रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन्स की वो हम करते हैं सी पार्ट, रिडक्शन विद HI in the presence of रेड फॉस्फोरस। तो HI भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सिंपल एक एल्डिहाइड लिया एसिटाल्डिहाइड, इसमें हम 4 मोल्स HI के ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 420 केल्विन। तब इस एल्डिहाइड की कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी इनटू एन एल्केन हैविंग 2 कार्बन एटम्स प्लस साथ में हमें वाटर और आयोडीन मिलेगी। यहाँ पर रेड फॉस्फोरस डालने का मकसद ही यही था कि जो आयोडीन है ये एल्केन के साथ रिएक्शन करके आगे आयोडो एल्केन्स ना बना दे, क्योंकि जो रेड फॉस्फोरस है ये आयोडीन के साथ, रेड फॉस्फोरस एक टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, P4 होता है, तो इसमें हम I2 अगर ऐड करें तो इससे बन जाएंगे 4 मोल PI3 यानी कि P4 + 6I2। तो इस तरीके से जो रेड फॉस्फोरस है वो आयोडीन को रिमूव कर देती है रिएक्शन मिक्सचर में से। जो PI3 बना ये आगे एल्केन के साथ फर्दर रिएक्शन जरा भी नहीं करता। तो इसलिए इस रिएक्शन में रेड फॉस्फोरस की जो यूटिलिटी है वो यही है। तो जैसे एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ इनटू हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल वैसे ही कीटोन्स भी रिड्यूस होंगे। तो इस कीटोन में 3 कार्बन एटम्स हैं, तो जो एल्केन बनेगा उसमें भी 3 कार्बन एटम्स ही होंगे। मतलब C डबल बॉन्ड O जो है, ये डबल बॉन्ड O हटाकर हम इसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं और साथ में वाटर प्लस आयोडीन जो है वो बन जाती है। तो कीटोन के साथ साथ जो अगर हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड यूज करें, जैसे एसीटोफिनोन की रिडक्शन हम करके देखें, दिस, तो इसमें भी अगर हम HI ऐड करें तो ये भी इसकी रिडक्शन करके इथाइल बेंजीन में इसको कन्वर्ट कर देगा। प्लस वाटर प्लस I2। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शंस हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड है, वो पूरे का पूरा रिड्यूस हो गया इनटू हाइड्रोकार्बन, जिसकी के हम फर्दर रिडक्शन जो है वो नहीं कर सकते। तो इसके साथ जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की वो भी खत्म होती हैं। तो अब जो रिएक्शंस हम करने जा रहे हैं वो रिएक्शंस हैं बेहद इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी और आपके कंपटीशंस में भी हर साल पूछे जाते हैं बिना किसी नागे के। तो रिएक्शन विद बेसेस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं ये, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये,
सबसे पहले मैं एल्डोल कंडेंसेशन जो है उसकी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको लिखकर बता देता हूं कि इससे बनना क्या है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के हम यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, किसी भी अल्कली की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो ये एसिटाल्डिहाइड है ये दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा। इसको हम कहते हैं एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो इसीलिए इसको एल्डोल कहा जाएगा। इट इज एन एल्डोल। और फिर इसमें अगर हम एसिड डाल के इसको हीट करें तब कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। OH ग्रुप जिस कार्बन से जाएगा उसके साथ वाली कार्बन से, यानी कि ये अल्फा कार्बन है तो बीटा कार्बन से प्रोटॉन जाएगा। तो इस तरीके से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होकर हमें एक ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा जिसको कॉमनली कहा जाता है क्रोटोन एल्डिहाइड। अब ये वाला कंपाउंड हमने अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी यूज किया था, जब मैंने आपको बताई थी वो कंपेयर किया थे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो कार्बोनिल ग्रुप की भी और इथिलीनिक डबल बॉन्ड की रिडक्शन भी कर गया था, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन करता है, जबकि वो जो इथिलीनिक डबल बॉन्ड है यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन नहीं कर पाता। तो इस तरीके से ये पूरी कंडेंसेशन रिएक्शन हुई है। तो इसको कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि इस कंडेंसेशन रिएक्शन में पहले स्टेप में एक एल्डोल बना है, एक कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है या कार्बोनिल ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। तो अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड कैसे करती है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है। हमने यूज किया था इथेनॉल। इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस या अल्कली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मिथाइल ग्रुप में जो ये वाली कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन है, और इसमें हमने हाइपर कंजुगेशन में स्टडी किया था कि जो भी एलिलिक कार्बन होती है यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन, उसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स होते हैं काफी वीक। तो इसलिए यहां से एक लूजली हेल्ड प्रोटॉन OH नेगेटिव ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू एन एनाइन। यही है यूटिलिटी इस रिएक्शन में बेस की एडिशन की या अल्कली की एडिशन की, क्योंकि इससे ये एनाइन बन जाता है। फिर ये वाला एनाइन जो है ये दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा और एल्डिहाइड कीटोन्स में तो हम ये स्टडी कर चुके हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये एनाइन नेगेटिव आयन या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ओवर द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द सेकंड एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो नेक्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। -E इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल किसी पाई बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करे तो पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उस कार्बन से दूर चले जाते हैं जिसके साथ अटैकिंग रिएजेंट जाके अटैच होता है। तो इस तरीके से अब हमें मिलेगा ये वाला एनाइन CH और इस कार्बन के साथ ये आगे CH2C डबल बॉन्ड OH ये अटैच हो गया। फिर ये जो एनाइन बना ये वाटर से H पॉजिटिव को वापस खींच लेगा,
क्योंकि OH नेगेटिव का तो हमें पता ही है कि इसकी प्रोटॉन अफिनिटी कितनी ज़्यादा होती है, कि कितनी स्ट्रांगली ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और जो O नेगेटिव है तो ये तो OH नेगेटिव से भी ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोटॉन खींचता है। तो इस तरीके से अब हमें मिल जाएगा एल्डोल और OH नेगेटिव जो है वो रीजनरेट हो जाएगा, यानी कि इस रिएक्शन में OH नेगेटिव जो आयन जो है ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये एक बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें बेस का जो या अल्कली का जो यूज है वो भी मैकेनिज्म से क्लियर हो जाता है। तो अब अभी तक हमने जो किया है ये सिर्फ एक ही एल्डिहाइड यूज किया था। अब अगर हम दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड यूज करें तो उसको हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन थी अभी हमने यूज की थी फॉर एल्डिहाइड, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करने से पहले हम कीटोन के लिए भी यही रिएक्शन करके यूज देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो दो मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे यहाँ पर एसीटोन के इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली। तो इस एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन लूज होकर दूसरे के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो उसके कार्बोनिल कार्बन से यहाँ पर O नेगेटिव बनाएगा और जिसको बाद में हाइड्रोजन एक मिल जाएगा। तो हमें जो एल्डोल बनना है वो ये वाला मिलेगा। इसको हम कहेंगे एल्डोल ही, चाहे कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप कोई नहीं है। तो ये तो मैंने सिंपल वे में लिख दिया कि क्या एंड प्रोडक्ट बना। अगर आपको देखना हो कि ये कैसे प्रिपेयर हुआ तो आप बड़े इजी तरीके में देख सकते हो कि जो OH नेगेटिव आयन है वो इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन या एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमें मिलेगा एक कार्बन आयन और न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे कीटोन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, लाइक दिस। तो अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ओवर दी कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि इसी कार्बन के ऊपर ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि इसके साथ एक वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जो है वो अटैच्ड है। तो ये CH2 ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, दिस। तो इसके बाद ये एक वाटर मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन वापस खींचकर इसी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो O नेगेटिव है ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फिर से अल्कोहल जो है वो बन जाएगी। तो एक कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, तो इसी को कहा जाता है एल्डोल। अब अगर इसमें एसिड डाल के हम हीट करेंगे तो नो डाउट इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, ताकि हमारे पास एक कंजुगेटेड अनसैचुरेटेड कीटोन जो है वो हमें ऑब्टेन हो। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन है इसमें हमने एक बात और देखी कि इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होनी चाहिए। तो आप ये बात लिख भी सकते हो, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन इज दैट the compound must contain at least one alpha hydrogen,
क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन होगी तभी तो कार्बन आयन बनेगा और ये एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये प्रोसीड कर पाएगी। तो अब हम करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि जिसमें हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स यूज करेंगे, दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड यूज करेंगे। कि जैसे एक है ये एसिटल्डिहाइड और एक है एसिटल्डिहाइड और एक एसीटोन। इन दोनों को अगर ट्रीट किया जाए विद अल्कली तो क्या हमें प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। पहले मैं आपको जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दिखाता हूं, फिर मैं विद मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ जो थोड़ा सिंपल वे में अगर हम इसी रिएक्शन को लिखें तो वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से लिखना चाहिए, ताकि मैकेनिज्म पूरा शो किए बिना भी हम ये बता सकें कि किस तरह से जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है। तो एसीटोन का एक मिथाइल ग्रुप मैंने नीचे करके लिख लिया और एसिटल्डिहाइड का एक अल्फा हाइड्रोजन अलग करके लिख लिया। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन यानी कि अल्कली ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। जो अल्फा हाइड्रोजन है ये माइग्रेट कर जाएगा टू दी कार्बोनिल ऑक्सीजन और पाई बॉन्ड आ जाएगा नीचे, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो एल्डोल मिलेगा, वो होगा ये वाला। तो इस केस में इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड ने अल्फा हाइड्रोजन लूज करके कीटोन के ऊपर अटैक किया। अब अल्फा हाइड्रोजन तो कीटोन के पास भी है तो वो भी अटैक कर सकती है ओवर एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड में कीटोन जो है एसीटोन वो एक अल्फा हाइड्रोजन देकर अगर अटैक करे तो मैंने उसका अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा अलग लिखकर शो कर दिया है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा इधर ऑक्सीजन के ऊपर और पाई बॉन्ड आ जाएगा इन दो कार्बन एटम्स के बीच में। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है इसको भी थोड़ा नीचे करके अगर हम लिखें तो ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा, लाइक दिस। तो अब जो एल्डोल बनेगी वो होगी कुछ इस तरीके से। और फिर यहां पर एक एल्डिहाइड ने अल्फा हाइड्रोजन देकर कीटोन के ऊपर अटैक किया था, तो ये एक एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन देकर दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर भी तो अटैक कर सकता है। तो फिर वो वाली रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी कुछ इस तरह से, प्लस दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन अलग करके मैंने शो कर दिया। तो यहां से प्रोटॉन जाएगा ऑक्सीजन के पास और पाई बॉन्ड आ जाएगा नीचे। तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा ये वाला। अब एक पॉसिबिलिटी और है कि कीटोन अल्फा हाइड्रोजन देकर दूसरे कीटोन के ऊपर ही अटैक करते, तो वो भी केस हम कंसिडर कर लेते हैं जिसमें एक एसीटोन मॉलिक्यूल अपना अल्फा हाइड्रोजन लूज करके दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल के ऊपर ही अटैक करे। तो अब हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन मैंने 4 स्टेप्स में लिखकर बताई है, पर ये है किया क्या कि हमने एसीटोन और एसिटल्डिहाइड को मिक्स किया और उनमें अल्कली ऐड कर दिया। तो इस केस में ये जो चारों डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी ये चारों रिएक्शन चलेंगी और हमें 4 डिफरेंट एल्डोल्स जो हैं वो मिलेंगी। तो अगर हमें पेपर में सब्जेक्टिव पेपर में ये नेट रिएक्शन लिखनी हो
तो तब हम कैसे लिखते हैं, हम ये वाले जो डिफरेंट स्टेप्स मैंने बताए ये नहीं लिखेंगे। सिंपल वे में ये हमारे पास जो 4 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स बने यही लिखेंगे कि जो 2 डिफरेंट अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन यूज करें तो तब हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ 4 डिफरेंट एल्डोल्स जो है वो बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें प्रॉब्लम हमने देख ली कि हमें एक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन होता है, तो इसलिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है उसकी इतनी यूटिलिटी जो है वो नहीं होगी। तो हम आप लिख भी सकते हो कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन is not that much useful because of the formation of a mixture of different products. Full stop. However, this problem can be avoided. This problem can be avoided to some extent when one of the carbonyl compounds does not have any alpha hydrogen। कि जो 2 डिफरेंट हम कार्बोनिल कंपाउंड यूज कर रहे हैं उनमें से एक के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो तब हमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि सिर्फ 2 मिलेंगे, तो तब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। कि जैसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एक मैंने फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल यूज कर लिया, तो फॉर्मेल्डिहाइड और इसमें ऐड किया एसिटल्डिहाइड। अब अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एसिटल्डिहाइड के पास है, तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि एक एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल ने अल्फा हाइड्रोजन देकर दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि जब एक एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है वो अल्फा हाइड्रोजन देकर दूसरे एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर ही अटैक कर दे, तो एक एल्डोल तो बनेगी ये, और दूसरी एल्डोल होगी कि जब एक एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल अपना अल्फा हाइड्रोजन देकर दूसरे किसी एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर ही अटैक कर दे। तो यहां से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये जाएगा ऊपर और ये पाई बॉन्ड आ जाएगा नीचे। तो जो हमें प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे वो होंगे दोनों ये वाले। तो अगर नेट रिएक्शन हमें पेपर में लिखनी हो तो तब हम सिर्फ एक ही सेट ऑफ रिएक्टेंट्स लिखेंगे और आगे प्रोडक्ट्स में दोनों में प्लस का साइन डाल देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर इस जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये वाला, इसमें कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगी। तो इस तरीके से सिर्फ 2 एल्डोल हमें मिले जबकि पहले 4 मिलते थे। तो इसलिए हमने जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स वाली प्रॉब्लम थी उसको कुछ हद तक
बचा लिया या सॉल्व कर लिया। तो जो नेसेसरी कंडीशन है फॉर एल्डोल कंडेंसेशन वो होती है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जो है वो तो होना चाहिए हमारे पास रिएक्शन में। जो दो डिफरेंट हम कार्बोनिल कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं उनमें से अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कैपेबल होगा एल्डोल कंडेंसेशन शो करने के लिए। अगर दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी है तब भी वो जो है एक सिंगल हमारे पास जो एल्डिहाइड या कीटोन है वो अल्फा हाइड्रोजन देकर एल्डोल कंडेंसेशन शो कर देगा। अदरवाइज ये जो है मिक्सचर जो बड़ा बन रहा था, चार चार कंपाउंड्स का मिक्सचर बन रहा था, फिर उसका बनना थोड़ा अवॉइड हो जाएगा। थोड़ा दो कंपाउंड्स का अगर मिक्सचर बनता है तो परसेंटेज ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो भी थोड़ी अच्छी होगी। तो इसलिए हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अगर यूज करें तो ये रिएक्शन काफी यूजफुल हो सकती है।